नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद के। आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास हिंदी, एक नया टॉपिक गद्य खंड क्षितिज भाग 2 लखनवी अंदाज पाठ है। इस पाठ के लेखक श्री यशपाल जी हैं, हिंदी साहित्य के महान कथाकार। उनका जीवन परिचय हम पहले ही पढ़ चुके हैं पिछली क्लास के अंदर। इस पाठ में जो लखनवी अंदाज जो पाठ है उसमें एक सामंती वर्ग पर व्यंग्य कमेंट किया गया है। किस तरीके से समाज के लोग हैं वो दोहरी जिंदगी जीने के आदी हो चुके हैं, जो वास्तविकता से दूर अपने झूठे सामंती रूप को बनाए रखने के लिए तमाम ऊट पटांग हरकतें करते हैं। इसके पीछे उनकी क्या सोच होती है, वो अपनी पहचान को दिखाने के लिए, अपनी पहचान को बताने के लिए किस तरीके के काम करते हैं, तो ये सब सारा हम इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा जो लेसन है, लखनवी अंदाज। हमारे पाठ का शीर्षक है, इसको नाम दिया गया है। इसके लेखक यशपाल जी हैं। यशपाल जी की ये रचना है। लेखक को पास में ही कहीं जाना था। लेखक ने यह सोचकर सेकंड क्लास का टिकट लिया कि उसमें भीड़ कम होती है, यानी बिल्कुल जो सामान्य डिब्बा होता है नॉर्मल ट्रेवल करने का, उसमें उन्होंने टिकट ले लिया था। वे आराम से खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखते हुए किसी नई कहानी के बारे में सोच सकेंगे। यानी उन्होंने यही सोचा था, टिकट लेते समय भी कि सेकंड क्लास का टिकट ले लेंगे, उसमें ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी, आराम से बैठ करके कुछ नया विचार करेंगे, कुछ नया सोचेंगे और साथ में प्रकृति के दृश्य भी हमें हो जाएंगे। पैसेंजर ट्रेन खुलने को थी। लेखक दौड़कर एक डिब्बे में चढ़े, परंतु अनुमान के विपरीत उन्हें डिब्बा खाली नहीं मिला। यानी जैसे उन्होंने पहले सोचा था कि डिब्बा ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी, लगभग खाली ही मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल डब्बे में बिल्कुल खाली नहीं था डब्बा। डिब्बे में पहले से ही लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सज्जन पालथी मारे बैठे थे। यानी जिस डिब्बे में उन्होंने एंट्री की, प्रवेश किया, उसमें पहले से ही कोई लखनवी जो अंदाज का व्यक्ति है, नवाब कोई व्यक्ति है, वो पालथी यानी बैठ करके चौकड़ी मार करके बैठा हुआ था। उनके सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। यानी जो पंजाबी लखनवी जो नवाब था, जो गाड़ी में पहले से ही बैठा हुआ था, उन्होंने अपने सामने दो ताजा चिकने का मतलब बिल्कुल तरोताजा खीरे वो सामने रखे हुए थे तौलिए पर। लेखक का अचानक चढ़ जाना उस सज्जन को अच्छा नहीं लगा, और जैसे ही लेखक ने डिब्बे में एंट्री की तो जो नवाब पहले से ही बैठा हुआ था उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मेरे डिब्बे में कोई कैसे आ गया। यानी मुझे जो एकांत पसंद था उसके एकांत में विघन डालने कौन आ गया। उन्होंने लेखक से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। यानी वो बिल्कुल उससे बात नहीं करता है, उससे आंखें भी नहीं मिलाता, किसी प्रकार की बातचीत करने में, संवाद करने में बिल्कुल दिलचस्पी वो नहीं दिखाता। लेखक को लगा शायद नवाब ने सेकंड क्लास का टिकट इसलिए लिया है ताकि वे अकेले यात्रा कर सके, परंतु अब उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे। उन्होंने शायद खीरा भी अकेले सफर में वक्त काटने के लिए खरीदा होगा, परंतु अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाए। नवाब साहब खिड़की से बाहर देख रहे थे, परंतु लगातार कनखियों से लेखक की ओर देख भी रहे थे। यानी कहने का मतलब लेखक है वो भी इसी अनुमान से डिब्बे में एंट्री करता है कि वो डिब्बा खाली मिलेगा, वहां बैठ करके कुछ नई कहानी के विषय में वो सोच सकेंगे। और जो पहले से ही लखनवी नवाब उस डिब्बे में बैठा हुआ था, शायद उसने भी ये सोचा होगा कि वो एकांत में बैठ करके अपना जो शौक है वो पूरा करेंगे, और किसी से बात करना उसको शायद अच्छा नहीं लगता होगा, किसी से उनके विचार अच्छे नहीं मिलते होंगे। इसी बीच किसी सफेदपोश सज्जन का व्यक्ति, यानी बिल्कुल साधारण सा व्यक्ति, सफेदपोश का मतलब जैसे सफेद कपड़े पहन रखे हो, सफेद पोशाक पहन रखी हो, बिल्कुल जेंटलमैन की तरह कोई व्यक्ति उनके डिब्बे में आएगा, उनको उनके जो एकांत का जो माहौल है उसमें विघन डालेगा, तो ये सब उनको अच्छा नहीं लग रहा था। बिल्कुल उसके बोलने के, उनसे बात करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था। और ये सब सारी स्थिति वो कनखियों से, मतलब टेढ़ी नजरों से देखना, एक प्रकार से सीधे मतलब आंखों से बात नहीं करके टेढ़ी नजरों से उसको देखना, कनखियों से देखना। अचानक ही नवाब साहब ने लेखक को संबोधित करते हुए खीरे का लुत्फ उठाने को कहा, परंतु लेखक ने शुक्रिया अदा करते हुए मना कर दिया। यानी वो अचानक ही बीच, पहले उसका मूड बिल्कुल नहीं लगता कि वो किसी से बात करेंगे या कुछ बात संवादचित उसका मूड है, लेकिन लेखक को वो संबोधित का मतलब पुकारते हुए कहता है कि खीरे खाने का लुत्फ, खीरा खाएंगे आप, यानी खीरे का स्वाद है वो लेंगे, लेकिन लेखक का मना कर देता है कि मुझे खीरा नहीं खाना। नवाब ने बहुत ढंग से खीरे को धोकर छीले, काटे, उसमें जीरा, नमक, मिर्च बुरक कर तौलिए पर सजाते हुए पुनः लेखक से खाने को कहा।
यानी वो बिल्कुल अच्छे तरीके से एक सजावट के साथ खीरों को पहले साफ करता है, फिर तौली से उनको पोंछता है, फिर उसको अच्छे तरीके से छीलता है, फिर काटता है, फिर उस पर नमक मिर्च का जो पाउडर है अच्छी सुर्खी वो उस पर बुर्क देता है और फिर लेखक से एक बार फिर पूछता है कि क्या आप खाएंगे। वे एक बार मना कर चुके थे, इसलिए आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए दूसरी बार पेट खराब होने का बहाना बनाया। क्योंकि लेखक पहली बार जब उन्होंने पूछा कि खीरा खाएंगे तब मना कर चुका था कि मुझे नहीं खाना। इस बार उन्होंने कहा कि मुझे पेट में प्रॉब्लम है या पेट इसका खाने से मुझे पेट में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उन्होंने इसका बहाना लेकर के ताकि वो अपने आत्मसम्मान को बचाए रखे, क्योंकि पहली बार वो मना कर चुका था। अब दूसरी बार खाने के लिए हाँ करे तो उस प्रकार से थोड़ा सा उनको सम्मान स्वरूप अच्छा नहीं लगा। लेखक ने मन सोचा कि मियाँ रईस बनते हैं। मियाँ का मतलब नवाबी जो व्यक्ति हैं, वो कहता है अपने आप को अमीर दिखाने की कोशिश कर रहा है, रईस बनता है, लेकिन लोगों की नज़र से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आया है। जो उनकी वास्तविकता है वो अब सामने आ गई है। नवाब साहब खीरे की एक फांक का मतलब टुकड़ा को उठाकर होठों तक ले गए। अब जैसे लेखक सब कुछ देख ही रहा था, तो वो एक खीरे की एक फांक को, एक टुकड़े को आराम से उठा करके, क्योंकि पहले से उसने धोया काटा, उसको अच्छे तरीके से उसमें नमक मिर्च का पाउडर भी छिड़का हुआ है, बड़े सुंदर लग रहे हैं। और सभी की जैसे हम पढ़ भी रहे हैं अभी, हमें भी लग रहा है कि हमारे पास ऐसा ताज़ा खीरा और हम इसको खाएं, तो एक तरह से मुंह में पानी भी आ जाता है इस तरह की रसीली चीज़ें बातें सुन करके। तो वो एक फांक को उठाकर अपने होठों तक ले गया, उसको सूंघा। अब खा नहीं रहा, उसको क्या करे, सूंघ रहा है। उसका जो रस है उसका स्वाद ले रहा है एक प्रकार से, खाने से पहले सूंघ करके। खीरे की स्वाद का आनंद में उनकी पलकें मूंद गई, यानी इतना उसको स्वाद, उसका रस, उसकी जो सुगंध है वो इतनी आती है कि उसके स्वाद में उसने अपनी आंखें मूंद ली, यानी आंखें बंद कर लेता है उनके स्वाद के कारण, उनकी गंध के कारण। मुंह में आए पानी का घूंट गले से उतर गया। अब उनके जो खीरे की फांक थी उसके स्वाद से, उसके रस से, खाने से पहले ही उसके जो मुंह में पानी भर जाता है, ये रस पैदा हो जाता है, रस बन जाता है, लार बन जाती है, और उसका वो घूंट भर लेता है, यानी उसको गले से गटक लेता है बनी हुई लार का। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया, यानी वो जब खीरे की स्वाद से उसके मुंह में जो लार बनी, जो रस बना, उसका एक घूंट वो गले से उतार लेता है, और इसके बाद खीरे को बिना खाए वो खिड़की से बाहर फेंक देता है। और ये सब प्रक्रिया वो एक एक करके सारी करता है। इसी प्रकार एक एक करके फांक को उठाता, सूंघता, उसका रस लेता और उसकी जो स्वाद है उसको गले से उतारता। फिर सारे फांकों को फेंकने के बाद उसने तौलिए से हाथ और होठों को पोंछा, फिर गर्व से लेखक की ओर देखा। इस नायब इस्तेमाल से थक कर लेट गए। लेखक ने सोचा कि खीरा इस्तेमाल करने से क्या पेट भर जाता है, यानी जो नवाब का एक प्रकार से नवाबी अंदाज था, किस तरीके से उसने खीरों को इतनी मेहनत से काटा, सजाया, नमक मिर्च लगाया, फिर उसको खाया नहीं बल्कि होठों तक लेकर के उसका रस का स्वाद लिया और उसके स्वाद को गले से उतारा, यानी उसका दो लार बनी मुंह में, और फिर एक एक फांक को बिना खाए ही होठों तक लेकर सूंघ कर उसके इस्तेमाल किए बिना ही उसको खिड़की से बाहर फेंकता गया। तो लेखक ने सोचा कि क्या इस तरीके से बिना खाए हमारे जो पेट की तृप्ति हो सकती है, क्या भूख शांत हो सकती है, क्या उसके नए खाने से हमारा पेट भर जाता है। तभी नवाब साहब ने डकार ले ली, यानी उसको एक प्रकार से डकार जाती है उसके खीरे के खाने से, उसकी जो उसने फीलिंग ली। और खीरा बोले, खीरा होता है लजीज पर पेट पर बोझ डाल देता है। यह सुनकर लेखक ने सोचा कि जब खीरे की गंध से पेट भर जाने की डकार आ जाती है तो बिना विचार घटना और पात्रों की इच्छा मात्र से नई कहानी बन सकती है। क्योंकि लेखक की इच्छा थी कि वो रेलवे के डिब्बे में जाएगा और एकांत में किसी नई कहानी का सर्जन करेगा, निर्माण करेगा, सोचेगा, चिंतन करेगा। लेकिन वहाँ पहले से ही बैठे एक सज्जन नवाबी जो व्यक्ति हैं वो इस तरह की घटना करते हैं उनके सामने ही कि बिना खाए वो खीरों के स्वाद लेकर के सूंघने मात्र से उनके पेट की जो भूख है वो शांत हो जाती है। तो क्या किसी बिना घटना, बिना विचार, बिना पात्र का मतलब करेक्टर, कहानी में जो रोल होते हैं अलग अलग व्यक्तियों के, तो वो बिना किसी पात्रों के किसी घटना का निर्माण नहीं हो सकता। तो उनका जो एक प्रकार से चिंतन की प्रक्रिया वो यहीं से वो शुरू कर देते हैं। जिस प्रकार नवाबी व्यक्ति ने बिना खाए अपने पेट की भूख शांत की है, वैसे ही वो किसी बिना घटना, बिना पात्र, बिना किसी घटना के, बिना विचार के किसी कहानी का निर्माण कर सकता है। तो ये सब एक तरह से लखनवी अंदाज और लेखक के बीच में बिना किसी संवाद की हुई एक प्रकार से बातचीत है,
जिसमें किसी प्रकार का संवाद वो आपस में नहीं करते, फिर भी दोनों की जो खामोशी है वो एक कहानी का रूप इसमें दिया गया कवि ने। लखनऊ के नवाब है उनका अंदाज कैसा था और लेखक ने उस पर किस प्रकार अपनी मन ही मन प्रतिक्रिया दी और उसके बारे में विचार किया। तो ये लखनवी अंदाज आपका पाठ था, बिल्कुल अच्छा रुचिकर लेसन है। इसके अंदर कुछ एक उर्दू के शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है, तो आप इसमें यहाँ पे कठिन शब्दों के अर्थ है वो देख सकते हो। इसमें आपके पास एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें आप देख सकते हो किस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया, उनके अर्थ क्या हैं। यहाँ से आप इन शब्दों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये आपको लेसन जब पढ़ोगे तो आपको अच्छे से इनके शब्दों के जो मीनिंग है वो आप देख पाओगे। तो ये आपका लेसन है एनसीईआरटी 10th क्लास हिंदी कंप्लीट सिलेबस आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। एक एक करके क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज वीडियो हम बना रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको समय समय पर आपके लिए यूजफुल उपयोगी वीडियो आपकी क्लास की आपको मिलती रहे। लगातार हमारे चैनल पे बने रहें। आपका चैनल पर आने के लिए, हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट ज़रूर दें, ताकि हमें एक नई ऊर्जा, नई मोटिवेशन आप लोगों से मिलती रहे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। अगली क्लास के अंदर हम इसी पाठ के अभ्यास के क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो अगली वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू।